बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने ये सीखा कि एटमॉस्फेयर क्या है, हवा का ग़िलाफ़ है हमारी ज़मीन के गिर्द, और उसके बाद उसकी लेयर्स के बारे में हमने सीखा, टेम्परेचर रेंजेस और जो है उनके डिस्टेंस रेंजेस हमने सीखी। आज हम सीखने जा रहे हैं जी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, किस तरह वो एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है जी, एंड ग्लोबल वार्मिंग साथ है इसके, ठीक है, वो वाला टॉपिक। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और किस तरह ये हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस क्या होता है। जब कभी भी आप रोड से गुज़रते हैं, ठीक है, जो है रास्ते में आपको नर्सरीज़ नज़र आती हैं पौधों वाली, और उनके ऊपर कोई ग्रीन शीट डाली होती है। वो ग्रीन शीट जो है वो अक्सर सर्दियों के मौसम में डाली जाती है पौधों के ऊपर, ताकि ज़्यादातर सनलाइट जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर सकें पौधे और सही तरह से नशोनुमा पा सकें। उसका असर क्या होता है उस ग्रीन शीट का? उसका असर दरअसल ये होता है कि जैसे ही सनलाइट अंदर आती है उस ग्रीन हाउस के, तो वहाँ से सनलाइट बाहर नहीं जा पाती, ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जा पाती, अंदर आ जाती है। तो इसलिए ट्रैप होने से अंदर वाला जो माहौल है वो थोड़ा हीट अप हो जाता है, जिसमें जो है पौधा अच्छी नशोनुमा पा सकता है सर्दियों के मौसम के अंदर। तो इसलिए उसके ऊपर ग्रीन वो कपड़ा लगाया होता है, ग्रीन शीट्स लगाई होती हैं, ताकि सनलाइट जो है वो नीचे रहे और पौधे की अच्छी नशोनुमा हो सके। इसी तरह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है कि जैसे जो है सनलाइट नीचे तो आ जाती है, नीचे जाकर टकरा कर वापस उसने रिफ़्लेक्ट भी होना होता है, कुछ ने एब्जॉर्ब होना होता है। तो वो जो रिफ़्लेक्ट हो रही होती है वो दोबारा ऊपर वापस नहीं जा सकती एटमॉस्फेयर के अंदर, वो नीचे वाले एटमॉस्फेयर में ही, जहाँ पे हम रह रहे होते हैं, इधर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब ये ट्रैप करने वाली चीज़ कौन सी है? ये ट्रैप करने वाली चीज़ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पे गौर करें, CO2, तो आपके जहन में सबसे पहले फ़ोटोसिंथेसिस आती है कि CO2 जो है वो फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे जो हैं फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के नतीजे में वो ग्लूकोज बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, जो वो ख़ुद भी यूज़ करते हैं और पौधे और जानवर भी, जानवर और इंसान भी उसको खाते हैं, उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 वाटर के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ़ोटोसिंथेसिस होती है जी, यहाँ पे उसने दोनों शो किए हैं। फ़ोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनता है और साथ ऑक्सीजन बनती है। ये वाला रिएक्शन जो है फ़ोटोसिंथेसिस, ये पौधों के पत्तों में होता है, जिसके नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज बनती है और साथ ऑक्सीजन बनती है। इस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। हमारी सांस लेने के अमल के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जानवर और इंसान इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर यही ग्लूकोज जब जाता है और ऑक्सीजन हम माहौल से लेते हैं, ये फिर से टूटता है, फिर से टूटने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करता है, साथ एनर्जी पैदा करता है। ये ऊपर वाला अमल जो है इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और नीचे वाला जो अमल है हमारे पास ये होती है रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे देखें, दो गैसेस जो हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। एक गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैस हमारे पास ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ऑक्सीजन पैदा कर देते हैं, फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिकदार जो है उसमें एक ख़ास बैलेंस पाया जाता है, उसमें ख़ास तवाज़ुन पाया जाता है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अगर आप पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल गाड़ियों में जलता है, डीज़ल जलता है, आग जलती है, सबकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है। ये हमने पोल्यूटेंट्स में पढ़ा था।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा में ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से पैदा होता है हमारे पास ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कैसे पैदा करती है ये आज हमने सीखना है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करने वाली गैस हमारे पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दिन ब दिन माहौल के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसके बढ़ने से क्या होगा, जो ये एक ग़िलाफ़ एक शापर की सूरत में, एक इन्वेलप की सूरत में हमारे अर्थ को लपेट लेगी और सूरज की शुआएं अंदर तो आ जाएंगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बढ़ने को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ये जो अमल है, जिस अमल की वजह से ये टेम्परेचर दर्जा हरारत बढ़ा है, इस अमल को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंस है, लेकिन हम जब कहते हैं कि जी पेट्रोल के जलने से, आग जलने से, जंगलों में आग लगने से, ठीक है, सबसे ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती रहती है, तो ये हवा में ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। जितनी ये ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाएगी उतना ज़्यादा ये हवा के गिर्द हमारी ज़मीन के गिर्द ग़िलाफ़ बनाती जाएगी। उस ग़िलाफ़ के नतीजे में क्या होगा, जो है सूरज की शुआएं अंदर आएंगी लेकिन बाहर नहीं जा पाएंगी दोबारा से। तो इस तरह हमारे पास ये होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा हो जाएगा और टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे उसने सन बनाया हुआ है, सन में से सनलाइट नीचे आती है, यहाँ पे उसने कार्बन डाइऑक्साइड शो की हुई है और यहाँ पे उसने अर्थ शो की हुई है। अब देखें ये वाली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो अर्थ तक शुआएं ऐसे ही आएंगी और वापस अर्थ सिस्टम से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई तो क्या होगा कि सनलाइट से शुआएं नीचे आएंगी। ज़्यादा के लिए उसने इसको बोल्ड करके थोड़ा बनाया हुआ है ताकि शो किया जा सके कि कार्बन डाइऑक्साइड अब ज़्यादा है, मोटी तय बना ली उसने। ये वाली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड अब ज़्यादा हो चुकी है, सूरज की शुआएं नीचे तो आ रही हैं अर्थ तक, लेकिन वो वापस नहीं जा पा रही यहाँ से फिर वापस इधर। तो ये वाला जो अमल है, यहाँ पे देखिए सूरज की शुआएं नीचे आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से गुजर के आ रही हैं, ज़मीन तक आ रही हैं, फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस माहौल में जा रही हैं। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हो जाएगी ज़्यादा तो क्या होगा, सूरज की शुआएं ऊपर से नीचे तो आएंगी लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगी, दोबारा से अर्थ की तरफ आ जाएंगी। मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी, ठीक है, ट्रैप हो जाएंगी, जिससे ये माहौल का टेम्परेचर दर्जा हरारत वो बढ़ा देंगी। उस दर्जा हरारत की ज़्यादा होने को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ये अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ असरात पैदा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूरज की शुआएं नीचे आ रही हैं, वापस जा रही हैं और यहाँ पे वापस नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से हमारे पास दर्जा हरारत बढ़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसके इफ़ेक्ट्स कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या इसके असरात हैं, कैसे ही हमें डैमेज कर रहा है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है इसका राइज़ इन टेम्परेचर। राइज़ इन टेम्परेचर किस तरह की राइज़ है जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है एवरी ईयर। जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ऑन एवरेज जो है 0.05 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर है जी पहला इसका इफ़ेक्ट कि हर साल टेम्परेचर जो है 0.05 दर्जे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब 10 साल बाद वो 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और 100 साल बाद वो हमारे पास जो है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अब हम कहते हैं कि जी 48 डिग्री सेल्सियस तक हाईएस्ट टेम्परेचर जा रहा है जी। पाकिस्तान के किसी ख़ास इलाके की बात करते हैं, टोबा टेक्सिंग की बात करते हैं कि टोबा टेक्सिंग में जी इस साल जो है हाईएस्ट टेम्परेचर जी 46 है। तो अगर 100 साल बाद देखेंगे टोबा टेक्सिंग में यही टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने की वजह से 100 साल बाद यही टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब पूरे 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे
बढ़ जाएगा। तो पहला इफेक्ट है जी टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाता है। दूसरा इफेक्ट है अनकंडीशनल वेदर होता है जी, अनकंडीशनल वेदर। अनकंडीशनल वेदर कंडीशंस का मतलब ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, आंधियाँ आ सकती हैं, तूफ़ान आ सकते हैं, मतलब मौसम की कोई प्रेडिक्शन नहीं रहती। जब कार्बन डाइऑक्साइड हाई होना शुरू हो जाए या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाए तो मौसम की प्रेडिक्शंस नहीं रहती। मौसम जो है उसमें तगय्युर, उसमें तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं जो पहले हमारे वहमो ख्याल में भी नहीं होती, इतनी तेज़ी से उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। उसके बाद तीसरा है जी हमारे पास कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेल्ट होंगे ग्लेशियर्स तो क्या होगा, उनका पानी समंदरों में जाएगा, तो समंदरों की जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सी लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, ठीक है। सी लेवल आल्सो इंक्रीज़, ठीक है जी। तो सी लेवल भी इससे बढ़ जाता है। जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे जी, पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी समंदरों में जाएगा तो समंदर की सतह जो है वो ऊंची हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि समंदरों के साथ वाले जो इलाके होंगे, साहिल समंदर के साथ वाले, वहाँ पे समुद्री तूफ़ान आने का ख़दशा होगा। ज़्यादा तूफ़ान आएंगे, ज़्यादा जानी और माली नुकसान वहाँ पे होगा। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है जी वो है हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, कि सूरज की शुआएँ नीचे तो आ जाती हैं लेकिन ऊपर नहीं जा पाती बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। इस अमल को कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जो यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए इलस्ट्रेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद इसके बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं हमारी लाइफ पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, एनवायरनमेंट पे, कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर 0.05% बढ़ रहा है। उसके बाद दूसरी बात है कि अनकंडीशनल वेदर है, आंधियाँ तूफ़ान मामूल बन जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है। उसके बाद आगे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिसकी वजह से समंदर का लेवल बढ़ जाएगा और कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो फसलें होती हैं या कोई जानवर वहाँ पे पाले जाते हैं, तो वहाँ पे जो है उनके जानी और माली नुकसान का खदशा पैदा होता है। उम्मीद है कि आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।